आज का टॉपिक है ब्लड। इससे रिलेटेड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ग्रुप ऑफ ब्लड हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये ब्लड जो है इसका कंपोजिशन क्या है पहले ये बताएंगे। तो ब्लड में दो चीज होता है। इसमें कंपोजिशन है फर्स्ट प्लाज्मा और दूसरा है कार्पसल्स। ये जो है फ्लूइड, ये फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड प्लाज्मा। ये अप्रोक्सीमेटली 45% टू 55% की अप्रोक्सीमेटली होता है, या ऐसे माने तो 60-40 याद रहेगा, इसलिए इसको हम लिख देते हैं 60% और यहाँ 40%, ये याद रहेगा। अप्रोक्सीमेट होता है, सबके ब्लड में अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है वह दो तरह का है। एक फ्लूइड पार्ट है, इसको हम लिख देते हैं, ये जो है ये फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड, ये फ्लूइड पार्ट है। और ये जो है सेल्स है, ये सेल्स है। अब इसको समझाने के लिए, जैसे एक बोतल हम पानी लिए, वाटर लिए, उसमें NaCl नमक डाल दिए, उसमें नींबू का रस डाल दिए, मीठा सोडा डाल दिए, चीनी डाल दिए, घुला दिए। जब पूर्णतः वह घुल जाता है, घुलने के बाद उसको हम छान लिए, फिर अगर उसमें देखेंगे तो चीनी दिखेगी नहीं दिखेगी, नमक दिखेगी नहीं दिखेगी, लेकिन उस बोतल में तो चीनी और नमक है। उसी प्रकार से जो हमारा जो ये ब्लड है, इस ब्लड में प्लाज्मा और कार्पसल्स है, फिर कार्पसल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स है, और ये फ्लूइड पार्ट्स में भी एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है, फाइब्रोनेजिन है, और तरह के है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो ब्लड का ये देख लेते हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या है, ये प्लाज्मा जो है 60% मान लेते हैं। अगर किसी, हाँ एक चीज और जान लें, ब्लड जो होता है मेल में 4 to 6 लीटर ब्लड हो सकता है, और फीमेल में जो होता है वह इससे कम होता है। मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। ये इतना हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली है। मेल के अगर दोनों में कंपेयर करें, फीमेल और मेल में, तो मेल में ब्लड की वॉल्यूम या कैपेसिटी अधिक होती है। ऐसा भी हो सकता है मसल्स के वजह से हो सकता है, क्योंकि मेल में स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है फीमेल की अपेक्षा। तो आगे बढ़े, इसमें ब्लड का जो पार्ट प्लाज्मा है, फिर कार्पसल्स है। तो इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इसमें 90% H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसको हम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर। इस प्लाज्मा में होता है 8% प्रोटीन्स होता है। इसमें 8% प्रोटीन्स होता है इस प्लाज्मा में, फ्लूइड पार्ट में, जो सभी ऑर्गन्स को जोड़ता है। जितने ऑर्गन्स है, आई है, नोज है, टंग है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, जो भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स में यही ब्लड जाता है, ये सबको जोड़ता है। तो 8% इसमें प्रोटीन्स है और 0.9% इसमें सॉल्ट्स है।
0.1% जो है इसमें ग्लूकोज होता है, फिर 1% जो है अदर सब्सटेंसेस होता है इसमें, अदर सब्सटेंसेस इसमें भी ढेर सारे हैं, हम उसका भी स्टडी करेंगे। और इसमें जो कार्पसल्स है, ये कार्पसल्स, ये जो सेल्स है इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये नहीं तो हम इसको आगे लिखते हैं, यहां लिखते हैं। ये जो कार्पसल्स है इसका होता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और हाँ इसका ये जो इसका लिख देते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बायोलॉजिकल नेम है। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है इसको ल्यूकोसाइट्स, और एक जो हम लिख रहे हैं प्लेटलेट्स जिसको ब्लड क्लॉटिंग एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसका जो नेम है, अदर नेम बायोलॉजिकल नेम जो है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, बायोलॉजिकल नेम, इससे ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब ये आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन के वजह से इसका कलर जो है रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड होता है, इसीलिए इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसका हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन ले जाकर के सारे ऑर्गन्स को पहुंचाता है, कैरी करता है। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है तो लंग्स से लेकर के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है। फिर जब ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है तो वहां पर ऑर्गन्स के पास जो केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद वहां CO2 का निर्माण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को सारे ऑर्गन से ढो करके फिर लंग्स को दे देता है और लंग्स उसको बाहर कर देता है। एक बार में जो ह्यूमन नॉर्मली जो ब्रीदिंग करता, इनहेल करता है, एयर लेता है, एटमॉस्फेयर से जो एयर लेता है, सांस लेता है, आधा लीटर, हाफ लीटर खींच सकता है, और हाफ लीटर, हाँ जोर से खींचेगा तो 1.5 लीटर तक एयर को खींच सकता है, फिर बाहर भी कर सकता है, यह है। लेकिन नॉर्मल वे में जो ह्यूमन सांस लेता है उसमें एयर आधा लीटर लेता है और आधा लीटर छोड़ता है। क्लियर है? अब यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं कि ब्लड कंपोजिशन की। इसमें WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, जो जिससे इम्यूनिटी का है, हमारा जो इम्यूनिटी है इसी से। अब इससे पहले हमने जो लिखा था प्लाज्मा का, उसके सारे कंपोजिशन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसका था ये, हाँ प्लाज्मा, जिस प्लाज्मा में 90% जो H2O है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो से बना हुआ है, ये तो क्लियर है। 1:8 में ये जब रिएक्शन करता है 1:8 के रेशियो में ये बनता है, क्लियर है। 8% जो प्रोटीन्स है इसमें, इस प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन्स होता है, एल्ब्यूमिन्स, और इसी में ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। अब ये जो ग्लोब्यूलिन्स है इसका एक टाइप और है जिसको हम गामा ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। यह एक
इसी से एंटीबॉडी तैयार होता है, इसी से एंटीबॉडी तैयार होता है। और ये क्या है, ये पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, ये पार्ट ऑफ इम्यूनिटी होता है। अब चले, ये जो एल्ब्यूमिन्स है ये वाटर, ये सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में घुलनशील होता है, और ये जो है इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वो घुलनशील हो, ये घुलनशील होता है और ये अघुलनशील होता है। ये वाटर में घुल जाता है और ये नहीं घुलता। तो इसलिए एल्ब्यूमिन्स जो है जब घुल जाता है तो ब्लड में उसका ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने लिखा था, प्रोटीन्स के बाद लिखा था, क्या लिखा था, 0.9% सॉल्ट्स है, मैंने लिखा था। और ब्लड का जो है पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, वो अगला टॉपिक में बताएंगे। आज दो टॉपिक को क्लियर करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ग्रुप ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ, यानी कि पोटेंट जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसको पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये सॉल्ट्स जो है, ये सॉल्ट हम यहां लिखते हैं सॉल्ट्स को। ये जो 0.9% होता है, इसकी बात लीजिए, 0.9 ग्राम मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ये होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड जो है। अब ये इसमें क्या है, जैसे NaCl, क्या है ये, NaCl सोडियम क्लोराइड है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है, इसी तरह से ढेर सारा नमक होता है, साल्ट्स होता है। तो ये जो साल्ट्स है, अब ये जब अगर कोई पर्सन 8 आवर्स 9 10 आवर्स अगर भूखा रहे, भोजन नहीं ले, तो उसके शरीर में अगर वो भोजन नहीं लेगा तो ऑब्वियसली जब भोजन ही नहीं लेगा तो उसको नमक कहाँ से मिलेगा। जो सब्जी दाल ये सब खाता है तो उसमें तो नमक की मात्रा होती है, तो नमक मिलता है ब्लड को। अगर नहीं खाएगा तो उसका बीपी लो हो जाता है। इसका क्या वजह है ये बताते हैं। यहाँ है कि जब सोडियम क्लोराइड की मात्रा ब्लड में है, अगर वो भोजन नहीं किया तो इसका मतलब इसकी मात्रा घट जाएगी। और सोडियम का काम है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लड में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। जब कोई नमक खाता है तो ये NaCl ये बढ़ेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो बीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने का वजह यही है क्योंकि NaCl क्या क्या नमक क्या इसीलिए कहता है कि नमक कम खाओ नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, नमक कम खाओ नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। इसका वजह यही है कि नमक अधिक खाने से नमक जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि ये वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है, ये वाटर लेवल को बढ़ा देता है। जबकि ये पोटेशियम क्लोराइड जो है ये वाटर लेवल को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, क्योंकि ये क्या करता है ब्लड में जो वाटर है उसको बाहर करता है, यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर करता है। अगर ये पोटेशियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट खाएगा तो तुरंत उसको पेशाब लगने का है। कारण है कि ये वाटर को जो है सो ये वाटर लेवल को घटाएगा। इसका मतलब ब्लड से वाटर को बाहर करेगा, तो वाटर बाहर करेगा तो कहाँ जाएगा, तो बाहर जाएगा, एक्सक्रेट हो जाएगा, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम से बाहर निकलेगा। इसीलिए तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया था। ग्लूकोज जो है 0.1% ग्लूकोज है। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ग्लूकोज ये सब जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब में हमने बताया था कि फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है। ये जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा रहे थे पिछला वीडियो में क्लियर किया गया है, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे। तो अब यहाँ है उसके बाद अदर सब्सटेंसेस, फिर हमने 1% जो है अदर सब्सटेंसेस में लिए थे। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं अदर सब्सटेंसेस। अब अदर सब्सटेंसेस में क्या है, अदर सब्सटेंसेस में क्या सब होता है, जिससे गैसेस है। गैसेस तो हमारे ब्लड में
हम ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन रहता है, जो हम लोग ये एटमॉस्फेयर से जो सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो एयर खींच लेते हैं, तो वहाँ से लंग्स जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्योंकि वो तो केमिकल रिएक्शन होता है इंटरनली, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी इवेंटली कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्रिएट हो जाता है तो फिर ये बड़ी समस्या हो जाती है, ये जल्दी निकलता ही नहीं है। जब ये कंबाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है, तो इसमें परेशानी होती है, इसलिए जहरीली गैस भी कहा गया इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ साथ अदर सब्सटेंसेस है, इसमें यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड, और भी अदर सब्सटेंसेस ढेर सारे हैं, ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ये अदर सब्सटेंसेस में है। यहाँ तक ये आज नॉर्मली जो है ये इसका कंपोजिशन ऑफ ब्लड का ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो भी ओवरव्यू था वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें WBC जो ल्यूकोसाइट्स है, तो इसको भी हम बांट देते हैं दो भाग में। ये जो है इसको ग्रेन्यूलोसाइट्स, और इसको हम बांटते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब इसमें जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है, इसके अंतर्गत आता है एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो है, इसमें आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आ गया एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसमें एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आ गया मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? अब ये इसके अंतर्गत आता है। फिर इसको ये कंपोजिशन क्लियर होने के बाद अब चलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप जो है यह एंटीजन पर डिपेंड करता है। अब एंटीजन क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में हजारों केमिकल्स है। ह्यूमन बॉडी में हजारों केमिकल्स होता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ढेर सारा यानी कि हजारों केमिकल्स होता है, तो जो उसी एंटीजन के आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। ऐसे ह्यूमन बॉडी में जो एंटीजन है, ये एंटीजन 346 टाइप्स होते हैं। इतनी प्रकार से एंटीजन से। और हम लोग जो ब्लड ग्रुप की जहां तक बात है, तो इसमें से मात्र 35 टाइप्स का स्टडी करेंगे। उस 35 टाइप्स में से जो हो जाएगा, एक हो जाएगा पैथोलॉजिकल एंटीजन, और एक हो जाएगा नॉन पैथोलॉजिकल
इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 टाइप्स जो पैथोलॉजिकल जो होता है, इसमें 2 टाइप्स, ओनली 2 टाइप्स के 33 टाइप्स के जो है ये स्पेशल कंडीशन पर इसकी जांच होती है। हम लोग 2 टाइप्स के ही करते हैं। इसमें अब ये जो पैथोलॉजिकल है, ये इसमें क्या होता है, एक होता है एबीओ टाइप, ये एबीओ टाइप, और दूसरा होता है इसका पैथोलॉजिकल जो 2 है, तो 1 ये हो गया, एक आरएच टाइप हो गया। बस 2 कैटेगरीज का होता है, एबीओ टाइप का, एक एबीओ टाइप हो गया, एक आरएच टाइप हो गया, 2 तरह का। तो ये पैथोलॉजिकल है जो हम लोग जांच करते हैं, जो लैब में जो जांच होता है, ये पैथोलॉजिकल है। और ये जो नॉन पैथोलॉजिकल है, इसकी हम लोग रेयर कंडीशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब इसकी जांच होती है। जैसे ट्रांसफ्यूजन करने में, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने में, किसी यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक आदमी दूसरे की बॉडी में जो ब्लड देगा, तो वहां पर ये चेक करना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये क्लियर हो गया कि एंटीजन 346 टाइप्स के होता है, जिसमें इतना हम 2 टाइप्स का भी जो है इसको क्लियर करेंगे। अब लेके चलते हैं आरबीसी पर। हाँ, एक बात याद रखना है, ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है वो सिर्फ आरबीसी पर। तो हम आरबीसी का एक सेल लेते हैं, ये आरबीसी का एक सेल है। तो आरबीसी के सेल पर ये केमिकल्स होता है, और ये बाहरी भाग से होता है, यानी कि इसे ऑन दी सेल यानी ओवर होता है, उसके ऊपर में ये केमिकल्स होता है। ये होता है आरबीसी सेल के ऊपर ये केमिकल्स होता है। यही केमिकल्स ये जो है एंटीजन कहलाता है। ये एंटीजन जो है, ये अगर ए हो, ये भी ए हो, एंटीजन यदि ए हो, ये यहाँ लिख देते एंटीजन ए हो, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। तब क्या कहेंगे, इसको ब्लड ग्रुप ए निर्धारित करेंगे। अगर इस पर एंटीजन ए हो तो इसको ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। यदि यही सेल पर, ये आरबीसी सेल है, आरबीसी का ये सेल है, इस पर जो मौजूद केमिकल्स है, यदि ऐसा हो, बी हो, इसका एंटीजन बी हो, क्या हो, बी हो, तो इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होगा वह बी ग्रुप का कहलाएगा। क्लियर है। अब दूसरा ऐसा हो और उस पर जो केमिकल्स है, इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए और एंटीजन बी भी है, एंटीजन बी। तो इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वह ए बी होगा। क्लियर है। इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। यदि ऐसा हो कि इस पर कोई एंटीजन ही ना हो, एंटीजन इसका क्या है, नो, नहीं है, तो इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। क्लियर है। अब समझ में आ गया होगा कि एंटीजन जैसा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। इसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, इसमें एंटीजन बी है। तो इसीलिए 2 टाइप्स, इस पूरे को 2 टाइप्स क्यों कहते हैं। 2 टाइप्स हमने पहले लिखा था कि पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो है वो 2 ही टाइप्स का है, ए और बी। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए बी दोनों है, तो ए ही बी है, ए है और बी है, मतलब यही 2 है। ठीक है, ए है और बी है, 2 टाइप का है, यही दोनों इसमें मौजूद हो गया तो ए बी हो गया, यही दोनों में से कोई नहीं रहा तो ओ हो गया। क्लियर है। एक में एक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, एक में बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हुआ, और तीसरा में दोनों प्रेजेंट है
तो वही ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। ये चौथा जो है उसमें ब्लड ग्रुप ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, इसीलिए वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो RH टाइप एंटीजन जो है ये क्या होता है? सो हाँ, दो टाइप के एक बोले थे, ये तो एबियो टाइप का 2 टाइप्स बोले थे। इसका जो हमने बताया इसमें अब RH टाइप जो है ये क्या है, ये रिसर्च पहले मंकी में इसको देखा गया था, इसीलिए तो RH टाइप ये सब RH टाइप की बात जो है। अब ये RH एंटीजन होता है, ये केमिकल से मैंने पहले भी कहा और बार बार कहता हूँ, ये जो ब्लड में यानी पूरे ह्यूमन की बात, जो ह्यूमन बॉडी में हजारों प्रकार के केमिकल्स बनते रहते हैं और हजारों केमिकल्स मौजूद रहता है, बनते रहते हैं, निकलते रहता है ये केमिकल्स। तो उसमें ये जो RH टाइप का जो एंटीजन होता है वह किसी किसी ग्रुप में होता है, कहीं नहीं होता। ये 1 टाइप का होता है, सिर्फ 1 टाइप का RH होता है। तो जिसमें है तो उसको कहते हैं प्लस, जिसमें नहीं है उसको कहेंगे माइनस। जिसमें है RH एंटीजन है तो उसको कहेंगे RH एंटीजन अगर होगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, और नहीं रहेगा तो निगेटिव। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें RH एंटीजन है तो प्लस, और नहीं है तो ए माइनस, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। अगर बी पर अगर RH एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, इसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव होगा। अगर इस पर RH एंटीजन होगा तो ए बी पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो ए बी निगेटिव होगा। ओ पर अगर इसमें RH एंटीजन होगा तो पॉजिटिव और नहीं होगा तो निगेटिव। टोटली 8 ग्रुप्स हुए, 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। वैसे तो 35 मैंने कहा था ब्लड ग्रुप की बात, लेकिन 8 ग्रुप्स को जो हम पैथोलॉजिकल जो हम जांच करते हैं ये 8 ग्रुप है। और वैसे 4 याद रखते हैं, ए बी ओ, बस हो गया। 4 याद रखते हैं, 4 से काम चलाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में ए पॉजिटिव तो ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, 4 से 8 हो गया। अब एक बात है, इसमें RH इस पर डिपेंड करता है, ये आगे देखते हैं। यहां हम लिखते हैं एंटीजन, ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड ग्रुप BG मीन्स ब्लड ग्रुप, एंटीजन इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, बॉडी लिखते हैं एंटीबॉडी। अगर ए ब्लड ग्रुप रहेगा किसी का, इसका मतलब उसमें एंटीजन कौन होगा? श्योरली ए होगा, क्योंकि एंटीजन जो होता है वही ने ब्लड ग्रुप कहलाता है। एंटीजन ए है तो इसका क्या होगा, इसके सामने लिखते हैं, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटीजन ए। और एक बात, ये एंटीजन ए तो इसमें एंटीबॉडी हो जाएगा बी, इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था। तो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल, हाँ इसका चर्चा मैंने किया था स्मॉल ए स्मॉल बी की बात, फिर मैं चर्चा कर देता हूँ। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन उसका बी, क्योंकि एंटीजन जो बी होगा तब ना ब्लड ग्रुप बी होगा, और इसमें एंटीबॉडी ए होगा। अब जब ए बी है, अब ऐसा क्यों होता है जरा यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है तो दोनों रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम स्मॉल बी, अगर ये बी लेते हैं तो ये रह सकता है, ये एक दूसरे से केमिकल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां हो गया। अब ए बी है तो इसमें भी एंटीजन दोनों है, ए बी एंटीजन है तब तो ब्लड ग्रुप ए बी है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ना तो ए होता है ना बी। अगर ए होगा तो ए के साथ
न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्ट करेगा, डेथ हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अगर बी ही रहा तो बी के साथ बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमने लिखा भी, या नहीं तो फिर लिख देते हैं पहले इसको क्लियर करने के बाद, ठीक है। अगर ओ है तो श्योरली ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन नहीं होता है और इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है। चलिए इसको हमने घेर दिया यहां। अब आगे बढ़ते क्या कि अगर एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, ये क्या करता था, नीचे में एक बार लिख देते हैं इसको, एंटीजन ए प्लस ये स्मॉल ए, क्योंकि दोनों को कैपिटल नहीं लिख सकते, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज का मतलब ये रिएक्ट करके फिर बर्बाद हो गया ये। अगर बी के साथ भी अगर स्मॉल बी रहेगा तो ये भी यही होगा, न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, यही कंडीशन होगा। यहां ध्यान दें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको बी चढ़ा दिया जाए तो बी चढ़ाएगा तो ए तो पहले से उसके शरीर में है ये है, तो जब उसके शरीर में ए पहले से है तो इसका मतलब एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है उसके शरीर में पहले से। और जैसे ये बी वाला गया उसमें तो ये तो पहले से है, अब बी वाला भी हो गया। अब बी का जो ये है कौन है, बी का जो एंटीबॉडी ए है, अब पहले से जो ए इसमें एंटीजन ए है तो एंटीजन ए इसका वाला जो ये आ गया तो दोनों क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। कारण उसका ब्लड जो रिएक्शन कर जाएगा। क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि एंटीजन ए जो कैपिटल में जो लिखे हैं, एंटीबॉडी ए स्मॉल लिखे हैं, ये दोनों रिएक्ट करता है, दोनों एक जगह रह ही नहीं सकता है, ये दोनों भी एक जगह रह ही नहीं सकता है, तो ब्लड कैसे चढ़ा देंगे उसको। जैसे चढ़ा दिए तो ये तो पहले से था ही, एंटीबॉडी इसमें आ गया तो ये दोनों में क्या लड़ाई कर लिया, डेथ हो जाएगी, नहीं चढ़ा सकते। अब ए भी नहीं चढ़ा सकते, अब ये तर्क वाली बात है, ये भी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसमें भी तो है, ठीक है। अब है इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल इसको डोनर कहते हैं। इसका और भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसमें और भी बात है, मैंने इससे पहले भी बताया था और भी इसको क्लियर कर देता हूं।